Good morning, everyone. Welcome to our weekly show, Research with Armini, Week Ahead. In this segment, हमारे in-house expert Miss Momita will take us through the Indian stock market and the global market. कि इस हफ्ते की हाल के बारे में हमें बताएंगे. मोमिता जी, let's start with a quick recap. थैंक यू एशलिन। हम इस वीडियो में निफ्टी के बारे में बात करेंगे, यूरोपियन मार्केट की क्लोजिंग के बारे में बात करेंगे, एशियन मार्केट और यूएस मार्केट की क्लोजिंग के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद यूएस मार्केट। यूएस मार्केट में फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हुआ। कारण ये था कि आईटी इंडस्ट्रीज में थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिला। अगर हम यूरोपियन मार्केट की बात करें, देयर वाज अ स्लाइट नेगेटिविटी इन द मार्केट। हाउएवर अगर एशियन मार्केट की बात करें, इट वाज एन अपसाइड इन द मार्केट। वहीं हैंग सेंग ने ऑलमोस्ट 0.4% का अपसाइड क्लोज किया वीकली बेसिस में, और वहीं हम निकाई की बात करें तो ऑलमोस्ट 2% का अपसाइड क्लोज करा ऑन वीकली बेसिस। कमिंग टू निफ्टी ने 26,000 के अबव क्लोज दिया, विच इज अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स एंड इंडियन मार्केट एज वेल। निफ्टी ने जो है 26,032 पे क्लोज किया, विच इज एडिंग 75 पॉइंट्स फ्रॉम प्रीवियस वीकली क्लोज। निफ्टी का जो अपसाइड था वो इतना सस्टेन नहीं कर पाया। कारण ये था यूएसडी आईएनआर का कंटिन्यूअस डेप्रिसिएशन। आईएनआर जो है यूएसडी के अगेंस्ट डेप्रिशिएट करे जा रहा है। पूरे साल में ऑलमोस्ट 5% का डेप्रिसिएशन देखने को मिला हमें आईएनआर में। हमने ईयर स्टार्ट किया था 85.553 रुपीज में अगेंस्ट द यूएसडी। हाउएवर जो अभी का रीसेंट हाई था वो रुपीज 91.0775 था आईएनआर अगेंस्ट $1। उसके साथ ही साथ जो एक और नेगेटिव फैक्टर हुआ था वो है FIIs की सेलिंग। FIIs की कंटिन्यूस सेलिंग इंडियन मार्केट से इज ऑल्सो पुशिंग निफ्टी डाउन। अगर हम देखें, FIIs ने पूरे साल में टिल डेट $17.8 बिलियन का सेल कर चुके हैं, और अगर हम दिसंबर की बात करें 14,185 करोड़ की नेट सेलिंग वो अब तक कर चुके हैं इंडियन मार्केट से। कंटिन्यूस FIIs की सेलिंग, INR का डेप्रिशिएट होना निफ्टी को अपसाइड जाने से थोड़ा हिंड्रेंस प्रोवाइड कर रही है। जो पॉजिटिव था वो इस वीक में वो था इंडिया और न्यूजीलैंड का ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया और न्यूजीलैंड के ट्रेड एग्रीमेंट में 95% ऑफ द प्रोडक्ट जो न्यूजीलैंड से इंडिया में एक्सपोर्ट होता है उसमें या तो कुछ में टैरिफ रिडक्शन होगा, कुछ में टैरिफ हटाया जाएगा। इससे इंडिया का पोजीशन एज अ बिजनेस हब इन द एशिया पैसिफिक रीजन वुड बिकम स्ट्रॉन्गर। ये सब फैक्टर्स आगे हफ्ते के लिए भी निफ्टी को एक डायरेक्शन देंगे। साथ ही साथ आगे हफ्ते आने वाले इकोनॉमिक नंबर, जैसे कि इंडिया के गवर्नमेंट के बजट के नंबर्स, वो भी एक फैक्टर्स होएगा। साथ ही साथ INR कैसा परफॉर्म करेगा यूएसडी के अगेंस्ट, FIIs वापस आते हैं कि नहीं इंडियन मार्केट में, ये सारे फैक्टर्स निफ्टी को डायरेक्शन देंगे इन दी कमिंग वीक। थैंक यू मिस मोमिता फॉर सच इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, द वीक अहेड। इसमें हमारे इन हाउस एक्सपर्ट मिस्टर नरेश जी हमारे साथ निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस करेंगे और कुछ स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे, और आगे का हफ्ता निवेशकों के लिए कैसा रहेगा इस पे हमें जानकारी देंगे। लेट्स मूव टू नरेश जी। हाय एस्लीन, मैं ग्लोबल मार्केट से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट अगर देख रहे हैं तो अभी तक सिचुएशन ओवरऑल पॉजिटिव रही है, लेकिन नेक्स्ट वीक जैसे हॉलीडेज़ स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि न्यू ईयर के हॉलीडेज़ के कारण से हो सकता है मार्केट में एक थिन वॉल्यूम देखने को मिले। तो यूएस मार्केट भी और यूरोपियन मार्केट में भी कहीं 1-2 दिन की क्लोजिंग है, तो वहाँ पर थिन वॉल्यूम रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन पॉजिटिव और फेवरेबल लग रही है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट अगर देख रहे हैं तो डोमेस्टिक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। हम देख रहे हैं पिछले 2-3 हफ्ते से एक रेंज में ही चल रहा है मार्केट, लेकिन ज़्यादा नेगेटिविटी अभी नहीं दिख रही है। और अभी जो रुपये में सुधार हुआ है तो कहीं ना कहीं वो मार्केट को फेवर कर रहा है। वहीं FII का फ़्लो अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। अब नेक्स्ट वीक में न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर FII का फ़्लो कैसे स्टार्ट होता है। अगर वहाँ पर कहीं फेवर करता है FII का फ़्लो, तो एक नया ट्रिगर मिल सकता है। तो अभी मार्केट एक ब्रेकआउट जोन पर है, कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिखाया तो एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट हैं। जैसे कि डोमेस्टिक मार्केट से रिलेट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा है, वहीं मैन्युफैक्चरिंग PMI के भी आंकड़े हैं वहाँ, और ग्लोबली देखें तो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI आंकड़े हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वहीं US का शिकागो PMI ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इन आंकड़ों पे देखेंगे। बाकी
सेक्टर वाइज देखें जो अभी मोमेंटम चल रहा है वो कमोडिटीज़ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। हम मेटल्स में एक अच्छी तेज़ी देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी सेक्टर वाइज देखें तो जो परफॉर्मेंस बन रही है वो मेटल्स में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, तो ये दो सेक्टर में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं मार्केट कहाँ पर सिचुएटेड है, अभी किन लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। तो मार्केट में अभी जो सेटलमेंट आया है, जैसे कि निफ्टी 26,042 के आसपास सेटल हुआ है 75 गेन के साथ, और बैंक निफ्टी 59,000 से ऊपर सेटलमेंट दिया है और वहाँ पर करीब 57 पॉइंट लूज़ किए हैं। तो ये जो फोर्थ कंसेक्यूटिव वीकली क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी में, वहाँ पर हम इतने पॉइंट लूज़ होते हुए नहीं देख रहे हैं। मार्केट गिर रहा है लेकिन नेगेटिव क्लोज आ रहा है, तो इतना जो पैनिक है वो नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं से कहीं ये कंसोलिडेशन है और दोबारा एक रिकवरी हम नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं मार्केट आउटलुक की। अगर नंबर्स पर बात करें तो अगर हम ऑप्शन चेन देखते हैं निफ्टी का, और नेक्स्ट वीक मंथली एक्सपायरी भी है, तो जो पीसीआर है वो 0.66 के आसपास है, जो कि एक ओवरसोल्ड जोन शो कर रहा है एज़ पर ऑप्शन चेन। सो वहाँ पर कभी भी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और अगर विक्स की बात करें तो इस साल के लोएस्ट लेवल पर क्लोज़ हुआ है विक्स, यानी कि 9.15, तो वहाँ पर भी कोई ऐसा खास पैनिक की बात नहीं है। और साथ ही साथ अगर आरएसआई को देख रहे हैं वो 52 लेवल पे है, जो कि एक न्यूट्रल जोन में है। सो ये नंबर्स की बात हो रही है। बाकी अगर लेवल्स देख रहे हैं अगर निफ्टी, तो 21 और 50 डीएमए से ऊपर सस्टेन है। और नेक्स्ट वीक के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिख रहे हैं वो 26,017, जो कि 21 डीएमए के आसपास है। और वहीं नेक्स्ट उसके बाद जो सपोर्ट बनता है वो 50 डीएमए है, यानी कि 25,850। तो ये सपोर्ट जोन है। हायर साइड में जो रेजिस्टेंस अभी दिख रहा है, जो हम पिछले 2 वीक से रेजिस्टेंस देख रहे हैं, वो 26,210 के आसपास है, जहाँ से हमने डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो कई बार डिक्लाइन देखने को मिली है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह जाता है वो ऑल टाइम हाई के आसपास है, वो 26,350। अगर ये लेवल ब्रेच होते हैं हायर साइड में तो मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इस वक्त जो सिचुएटेड है 21 और 50 डीएमए के बीच में, यहीं पर प्रोपेल कर रही है। और जो लोअर साइड में हाल फिलहाल में जो सपोर्ट दिख रहा है वो 50 डीएमए का है, यानी कि 58,690। और उसके बाद जो अगर यहाँ से प्राइस नीचे सस्टेन होते हैं तो 58,330 नेक्स्ट सपोर्ट है। हायर साइड में अभी हाल फिलहाल में जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 21 डीएमए का है, यानी कि 59,290। और उसके बाद 59,500 का लेवल है, जहाँ पर हम पिछले 2 वीक से रेजिस्टेंस देख रहे हैं। अगर इससे प्राइस ऊपर सर्वाइव कर जाते हैं तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 59,800 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। ओवरऑल जो प्राइस दिख रहा है वो रिबाउंड होते हुए दिखेंगे लोअर साइड से, जिस तरह से पीसीआर का लेवल दिखा रहा है। थैंक यू। नाउ आगे चलते हैं और जानते हैं हमारे नेक्स्ट वीक आउटलुक इन आवर सेगमेंट ट्रेंड इन कमोडिटीज़। इसमें हमारे इन हाउस एक्सपर्ट हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इस हफ्ते कमोडिटीज़ का हाल क्या था और आने वाले हफ्ते में उनकी चाल कैसी हो सकती है। थैंक यू एशलिन। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कमोडिटीज़ जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। एनर्जी में हम बात करेंगे क्रूड और नेचुरल गैस की, और वहीं बेस मेटल में भी बात करेंगे कॉपर और जिंक की। अगर हम गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो डोमेस्टिक लेवल में गोल्ड और सिल्वर दोनों ने न्यू हाइज बनाए हैं। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ने इस हफ्ते 1,40,465 का हाई बनाया, वहीं सिल्वर ने 2,42,000 का न्यू हाई बनाया। एनर्जी में क्रूड ऑयल की सबसे पहले बात करते हैं, जिसने डोमेस्टिक प्राइसेस है वो 1.51% प्लस से क्लोज दिया। अपसाइड इन द क्रूड ऑयल वाज मेजरली सपोर्टेड बाय 3 रीजन थे। सबसे पहला, यूएस और वेनेजुएला के बीच में जो टेंशन है, यूएस ने बहुत सारे ऑयल टैंकर्स को ब्लॉक किया है और सीज किया है, जो इंक्लूड करता है वेनेजुएलन ऑयल। साथ ही साथ एडिशनल सपोर्ट जो मिल रहा है यूएस का एयर स्ट्राइक ऑन दी नाइजीरिया। नाइजीरिया एक ओपेक मेंबर है और ओपेक मेंबर के ऊपर स्ट्राइक करना दैट मीन्स देयर विल बी अ डिस्टर्बेंस इन दी ऑयल सप्लाई।
तो इसलिए भी ऑयल प्राइसेस को सपोर्ट मिला। थर्ड रीजन है वो है कंटिन्यूस वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही। ये 3 मेजर फैक्टर्स थे जिनने क्रूड ऑयल प्राइसेस का अपसाइड दिया। हाउएवर अपसाइड जो था क्रूड ऑयल प्राइसेस में थोड़ा लिमिटेड था। कारण क्या है? ह्यूज सप्लाई इन द मार्केट। एपीआई की डेटा की माने तो जो रीसेंट डेटा है उसमें दिखाया गया है कि 2.4 मिलियन बैरल से इन्वेंट्री अपसाइड हुआ है। EIA का डेटा अभी तक नहीं आया और वो रिलीज होगा 29 दिसंबर 2025 में। अगर ये डेटा एपीआई के डेटा के साथ मैच करती है देन देयर विल बी फर्दर डाउनसाइड, हम देख सकते हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस में। क्रूड ऑयल प्राइसेस में अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो जो हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 50-100 के आसपास का सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस 50-70 रुपीज के आसपास है। वहीं अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो सपोर्ट दिख रहा है हमें वो $55 है, और रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो $60 है। अगर 60 का रेजिस्टेंस क्रॉस करता है तो अपसाइड डेस्टिनेशन हम $63 के आसपास देख सकते हैं। अब हम एनर्जी में नेचुरल गैस की बात करते हैं। नेचुरल गैस ने इस वीक ऑलमोस्ट 10% का अपसाइड मूव दिखाया, क्लोजिंग द वीक एट ₹394। दी अपसाइड जो था नेचुरल गैस में वो मेजर कारण ये था कोल्ड स्नैप अक्रॉस US एंड यूरोप, जिससे कि हीटिंग डिमांड बढ़ती है, और हीटिंग डिमांड बढ़ने से नेचुरल गैस की डिमांड भी बढ़ती है। सेकेंड मेजर रीजन वाज EIA ने नेचुरल गैस की इन्वेंट्री में ड्रॉ दिखाया 167 बिलियन क्यूबिक फीट का, जिससे कि इन्वेंट्री 4% बिलो 5 ईयर सीजनल एवरेज हो जाती है। इससे भी फर्दर सपोर्ट मिला नेचुरल गैस के प्राइसेस को। थर्ड फैक्टर जो नेचुरल गैस के प्राइसेस को ऊपर लेके जा रही है वो है US, यूरोप एंड साउदर्न यूरोप का रीगैसिफिकेशन इसलिए करा जा रहा है ताकि उनका जो डिपेंडेंसी है ऑन रशिया वो कम हो सके। ये 3 मेजर फैक्टर थे जिसने नेचुरल गैस के प्राइसेस को अपसाइड दिखाया। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, सपोर्ट में जो है नेचुरल गैस को 348 के आसपास का हमें सपोर्ट दिख रहा है ऑन वीकली चार्ट, और वहीं रेजिस्टेंस की बात करें तो 394 का एक मेजर टेक्निकल रेजिस्टेंस है। अगर 394 का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है नेचुरल गैस और उसके ऊपर सस्टेनेबली ट्रेड करता है तो वी कैन सी नेक्स्ट अपसाइड टारगेट ऑफ 415 इन नेचुरल गैस। अब हम बेस मेटल की बात करते हैं। बेस मेटल में हम बात करेंगे कॉपर की। कॉपर ने इस वीक 13% का रिटर्न दिया और लाइफ टाइम हाई को टच किया जो कि ₹1277.95 है। वहीं अगर एल्यूमिनियम में बात करें तो वो भी $12,000 पर मेट्रिक टन में चल रहा है जो कि लाइफ टाइम हाई। कॉपर के अपसाइड का मेजर कारण ये है देयर इज अ मेजर सप्लाई शॉक, साथ ही साथ फंडामेंटल टुवर्ड्स डिमांड। अगर हम देखें AI की इंक्रीज इन डिमांड की वजह से और डेटा सेंटर की डिमांड की वजह से कॉपर की जो डिमांड है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ EV की वजह से भी कॉपर की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि EV में कॉपर का यूसेज होता है। जहां डिमांड बढ़ रही है वहीं सप्लाई में देयर इज अ मेजर शॉक। कारण ये है कि जो फेटल एक्सीडेंट हुआ है गार्सबर्ग जो कि इंडोनेशिया में है, जो कि लार्जेस्ट कॉपर माइन है, उसकी वजह से चिले एंड कॉन्गो में भी जो प्रोडक्शन है उसको हॉल्ट कर दिया गया है, और गार्सबर्ग में जो प्रोडक्शन लॉस हुआ है उसको रिकवर करने में कम से कम 2026 का सेकंड क्वार्टर तक लगेगा। ये मेजर फैक्टर है जो कि कॉपर प्राइसेस को अपसाइड पुश कर रहा है। कॉपर प्राइसेस अगर इसी तरीके से अपसाइड चलती रही और 1277 के ऊपर सस्टेन किया डोमेस्टिक लेवल में तो हम नेक्स्ट अपसाइड देख सकते हैं टुवर्ड्स 1295। अगर प्राइसेस 1295 रुपीज भी क्रॉस करता है तो हम आगे देख सकते हैं टुवर्ड्स 1310 रुपीज इन डोमेस्टिक। बहुत से फैक्टर थे जिसने गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस के हाईज को सपोर्ट किया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो इसने इस साल 96.218 का लो टच किया, और अगर हम पूरे साल की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस में डॉलर इंडेक्स 9.61% से नीचे है। बुलियन प्राइसेस को बहुत सपोर्ट मिला है। साथ ही साथ अगर हम US बॉन्ड डील की बात करें 10 ईयर्स बॉन्ड डील में भी 9.64% की गिरावट आई है ऑन ईयर बेसिस। दीज 2 फैक्टर आर मेजर फैक्टर्स जो कि बुलियन प्राइसेस को सपोर्ट करते हैं बिकॉज बुलियन प्राइसेस एक्ट एज अ सेफ हेवन अपील अगेंस्ट US डॉलर। बॉन्ड डील के साथ साथ डॉलर इंडेक्स और US बॉन्ड डील के साथ साथ अगर हम बात करें जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही है वर्ल्ड वाइड, उसने भी सपोर्ट किया है। अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें, मिडिल ईस्ट में टेंशन एस्केलेट हो चुके हैं, और साथ ही साथ US और वेनेजुएला में भी अब थोड़ी टेंशंस आ चुकी है। इन सब के चलते भी बुलियन प्राइसेस में हमें तेजी देखने को मिल रही है। कंटिन्यूअस बाइंग बाय ETF, continuous buying by central bank also supported the gold and silver prices upside. गोल्ड की बात करें जो डोमेस्टिक लेवल में सपोर्ट दिख रहा है वो 1,35,000 का है, और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें क्योंकि न्यू हाइज बनाए जा रहे हैं बट स्टिल वी कुड सी दैट 1,40,485 से प्राइसेस नीचे आए हैं थोड़े से। 1,40,485 के रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करता है तो वी कैन गो फॉर नेक्स्ट लेवल विच इज ऑलमोस्ट 1,41,500। वहीं अगर इंटरनेशनल की बात करें
जो सपोर्ट हमें इंटरनेशनल में दिख रहा है वो है 4300 के लेवल का, और वहीं रेजिस्टेंस बात करें तो ऑलरेडी गोल्ड प्राइसेस 4500 के रेजिस्टेंस को काट चुका है, और 4530 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 4580 का रहेगा गोल्ड के लिए ऑन दी इंटरनेशनल फ्रंट। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें, सिल्वर ने जो सपोर्ट लिया है, सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है डोमेस्टिक में, वो 2,18,000 के आसपास मिल रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, बिकॉज इसने 2,42,000 का हाई ऑलरेडी बना चुका है, फॉर एनी फर्दर अपसाइड बियॉन्ड 2,42,000 प्राइजेस को 2,42,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम। अगर 2,42,000 सस्टेन करता है तो 2,48,000 वोंट बी अ फार टारगेट फॉर सिल्वर ऑन डोमेस्टिक लेवल। अगर वहीं पे हम इंटरनेशनल की बात करें, सिल्वर प्राइजेस जो है जिससे सपोर्ट लिया है, सिल्वर प्राइजेस का सपोर्ट जो है वो $68 के आसपास दिख रहा है, बिकॉज हमारा ऑलरेडी टारगेट $75 का मीट हो चुका है, और वहीं पे ये ऑलमोस्ट 79.814 के आसपास चल रहा है। अगर प्राइजेस $79 के ऊपर सस्टेन करती है, देन $82 won't be a far target for silver on the international level. That's it for today. Thank you to all our experts जिन्होंने हमें जानकारी दी और हमारे निवेश को आसान बनाने की पूरी कोशिश करी। हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। Investments in securities are subject to market risks. Please read all related documents carefully.